सीमांचल का उपेंद्र कुशवाहा माना जाता है इनको। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं संतोष कुशवाहा का जदयू छोड़ना जदयू के लिए फायदे की बात तो नहीं कही जा सकती है। राजनीतिक रूप में दोनों में 36 का आंकड़ा है। 36 का और आंकड़ा है। कहीं ना तो तारकिशोर जी को अशोक अग्रवाल पच रहे हैं, ना अशोक अग्रवाल जी को तारकिशोर जी पच रहे हैं। आज 10 बजे जो था आरजेडी कार्यालय में इनकी जो है पार्टी सदस्यता अभियान में भी शामिल होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण था, कुछ शर्तें थी। देखिए तारकिशोर जी के लिए इस बार तो थोड़ी मुश्किल घड़ी तो है। बहुत आसान भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 बार अगर डॉक्टर गाजी शरीफ, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर किसी बनिए को यहां से चुनाव लड़वाते हैं तो मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से प्रशांत किशोर बी टीम नहीं होंगे भाजपा के, लेकिन अगर वो किसी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दे रहे, जैसा कि नाम डॉक्टर गाजी शरीफ का रहा है, तो नहीं, आपको नहीं लगता अब ये कि ये बी कहना, टीम है? अब इसमें, अब इस बात में कहीं कोई दम नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा बीजेपी की लंगोट खोली है। मेरा अपना मानना है कि 90% फिर भी जनसुराज में अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा। 10% तो मान के चलिए सभी पार्टी में ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो भी चुनाव होगा, लड़ने के लिए ये पैसा भी तो तो क्लियर चाहिए, है कि बाहुबल भी तो चाहिए। जनसुराज इस बार किसी न किसी के स्वराज को बिगाड़ेगी। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है और उसके बाद अंदर से जो खबरें आती हैं, खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत सारे नेता अब दल बदल की जो नीयत थी उनकी वो शुरू हो चुकी है। दल बदल करके दूसरे पार्टियों में जाना शुरू हो चुके हैं। ये लगातार सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस बीच हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस बीएमडब्ल्यू न्यूज के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में। सादर आभार। सर, आप चूंकि सीमांचल पे कड़ी नजर रखते हैं, तो सीमांचल में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अभी सामने आ रही है बात कि संतोष कुशवाहा ने तो आरजेडी ज्वाइन कर लिया, तो क्या बड़ी वजह रही और संतोष कुशवाहा का पार्टी में उस तरफ जाना क्या एनडीए को नुकसान करेगा या और कार्यकर्ताओं को एक नेगेटिव मैसेज देगा? देखिए, जहां तक सवाल है संतोष कुशवाहा का है, तो संतोष कुशवाहा का अपने बिरादरी में, खासकर कुशवाहा जाति में, सीमांचल के इलाके में एक अच्छी पकड़ है। सीमांचल का उपेंद्र कुशवाहा माना जाता है इनको। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं संतोष कुशवाहा का जदयू छोड़ना जदयू के लिए फायदे की बात तो नहीं कही जा सकती है। और जिन इलाके से संतोष कुशवाहा इस बार नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, जहां से उनको सिंबल मिला है आरजेडी की ओर से, धमदाहा, जहां लेसी सिंह जदयू की सीमांचल की कद्दावर नेता है, कहीं न कहीं जी जी। सीमांचल में दो नेताओं का बोलबाला था। एक लेसी सिंह जो कि बिल्कुल क्षत्रिय बिल्कुल। समाज से आते हैं, और दूसरा संतोष कुशवाहा जो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कहीं और ना कहीं कहते हैं इन ना कि दोनों सर के जो अंदर, जो दोस्त जो होते हैं अगर वो दुश्मन बन जाएं तो वो ज्यादा घाव करते हैं। क्या ये देख हाँ, रहे वो हैं उस ज्यादा जगह? नुकसान कहीं ना कहीं करता है। और पार्टी के अंदर चूंकि जैसे पहले बीमा भारती जदयू छोड़ दी, अब उसके जी बीमा भारती के बाद फिर संतोष कुशवाहा ने भी जदयू का दामन छोड़ दिया है। जी जी। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि जदयू के लिए सीमांचल में इस बार खतरे की घंटी है। और जिस तरीके से वोटों का पोलराइज हो रहा है, आरजेडी जी। वोटों को पोलराइज करने में जिस तरीके से सफल भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आरजेडी के लिए अच्छी बात है, जबकि जदयू और एनडीए के लिए ये खुशी की बात नहीं कही जा सकती है। आप सर कटिहार से आते हैं। कटिहार से एक बड़ी खबर कल तैर रही थी पूरे मीडिया में, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने उसे, खास करके जो लोकल मीडिया हाउसेस हैं कटिहार के, उसमें एक खबर तैर रही थी कि कटिहार की जो मेयर है उषा देवी अग्रवाल, वो राजद में शामिल हो सकती हैं, ऐसे कयास लग रहे थे। हालांकि उनके चूंकि उनके जो हस्बैंड है वो एमएलसी अशोक अग्रवाल जी भाजपा खेमे के बड़े नेता माने जाते हैं,
उनके ही एक करीबी ने पोस्ट किया कि नहीं, इन बातों को खंडन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उषा देवी अग्रवाल की तरफ से कोई अभी तक खंडन नहीं आया। इस बारे में क्या कह सकते हैं कि क्या ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब तक आग नहीं लगता तब तक धुआं नहीं उठता। नहीं, उषा देवी अग्रवाल जी का जहां तक बात है तो वो मेयर हैं, करीब 2 साल से कटिहार की मेयर हैं। और जी, दो तीन साल से कटिहार की 22 में हुआ था चुनाव, 2-3 साल से जी, कटिहार जी, की मेयर हैं। जी, और जी, निश्चित तौर पे उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। और उनके जी, कार्यकाल में नगर निगम में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। अभी विगत आप देखे होंगे कि अभी नगर विकास मंत्री आए थे, 174 योजनाओं का एक साथ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ था। तो इनके रीजन में एक अच्छा काम हुआ है। और अशोक अग्रवाल जो इनके पति हैं, जो एमएलसी हैं बीजेपी से, जी, जी, कटिहार के कद्दावर नेता हैं। तो अभी स्थिति यह है कि अशोक अग्रवाल और तारकिशोर प्रसाद जो दोनों बीजेपी जी, के हैं, और जी, दोनों में जी, जी, 36, राजनीतिक रूप में दोनों में 36 का आंकड़ा है। 36 का और आंकड़ा है। कहीं ना तो तारकिशोर जी को अशोक अग्रवाल पच रहे हैं, ना अशोक अग्रवाल जी को तारकिशोर जी पच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये रहता, चूंकि और जैसा ऑलरेडी माना जा अभी रहा है कि जो है। सांसद का जो चुनाव था उसके लिए भी फाइट कर रहे थे, ऐसा सूत्र बताते हाँ, हैं। ये इसके पूर्व में जो है 2019 में जो था, ये इन्होंने सांसद के लिए भी तैयारी की थी। लेकिन काफी दबाव हुआ, उस दबाव की वजह से अशोक अग्रवाल को जो है अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था। लेकिन इस बार इन्होंने पूरी जोर आजमाइश कर रखी है, खबर मेयर खबर उषा तो ये देवी भी थी अग्रवाल। कि जिस कुर्ते में गए थे वो नामांकन करने, वो कुर्ता भी नहीं बदले थे, उन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा था। हाँ, कुछ इस तरह की उस वक्त चर्चाएं थी, वो काफी दबाव था उस वक्त, कुछ चर्चाएं थी। लेकिन उन चर्चाओं को तो फिर रात गई बात गई विराम दे वाली दिया बात हो गया। गई थी, विराम लग गया था। अब जी, इस बार इनका जो है आरजेडी में जिस तरीके से बात हो रही है, आरजेडी में कल तक जो बात आई थी सामने की, करीब करीब तय भी हो गया था। आज 10 बजे जो था आरजेडी कार्यालय में इनकी जो है पार्टी सदस्यता अभियान में भी शामिल होने वाली थी। लेकिन कुछ कारण था, कुछ शर्तें थी, उस शर्तों को राजद मानने से इनकार कर दिया है। इनका शर्त था पहले कि पहले हमें सिंबल दिया जाए, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन राजद का कहना था कि पहले पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि कहीं पार्टी ज्वाइन करा ले, उसके बाद सिंबल ना दे, और फिर चुनाव छल चिन्ह ना ना हो दे। जाए मेरे साथ। लेकिन राजद यहाँ कटिहार सदर सीट पर किसी बनिया को तलाश रहा है, ताकि बनिया सीट को दिया जा सके। चूंकि यहाँ पे मुस्लिम और यादव को अगर टिकट देता है तो जी, राजद के जी, लिए जीत पड़ा। चूंकि कटिहार सदर जो है बनिया का क्षेत्र है, तो यहाँ जैसे जी, बनिया को टिकट मिल जाता है, या सवर्ण में राजपूत भूमिहार ब्राह्मण को टिकट मिल जाता है, तो ऐसे में तभी यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद जैसे दिग्गज को टक्कर दी जा सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी बातें चल रही हैं। तो अगर आज जो अगर इस ज्वाइनिंग बात को होने वाली मान थी लिया जाए 11 बजे, थोड़ी देर वो के अगर लिए, तो हो अगर गई एक है। प्रोबेबिलिटी लेके चलें, एक संभावना अगर लेके चलें, अगर उषा देवी अग्रवाल ज्वाइन करती हैं आरजेडी, तो क्या तारकिशोर प्रसाद को जो है टक्कर मिलेगी? क्योंकि जनसुराज से हाँ, फिर एक नाम आ अगर रहा है निश्चित, डॉक्टर हाँ, गाजी शरीफ का। नहीं नहीं, अगर निश्चित तौर पे अगर अगर उषा देवी अग्रवाल को कटिहार राजद से टिकट मिलता है, तो तारकिशोर प्रसाद के लिए रास्ता आसान तो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद लगातार 4 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, डिप्टी जी, सीएम भी रह जी, चुके हैं, लोगों की काफी उम्मीदें थी। लेकिन उषा देवी अग्रवाल भी यहाँ मेयर अभी लगातार 3 साल से है। इनके पति जो है लगभग 15 साल से एमएलसी हैं, इस तीसरी बार एमएलसी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों कद्दावर हैं, दोनों में ये है, पब्लिक अभी भी द्वंद्व में है। लेकिन अभी तो जब तक पत्ता साफ नहीं होता है, जब तक सारा फेस क्लियर नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि कटिहार का जो चुनाव है इस बार का, वो काफी दिलचस्प होगा, काफी रोचक होगा, काफी रोमांचित करने वाला होगा। तो प्रशांत किशोर के खेमे से डॉक्टर गाजी शरीफ का नाम आ रहा है कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है। तो जैसे आपने कहा कि पोलराइजेशन होता है हर बार सीमांचल में, और खास करके कटिहार जैसे जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल लोगों का दबदबा रहता है, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो क्या लगता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनी तो क्या वोट पोलराइजेशन होगा, और अगर होगा तो किसको नुकसान होगा? देखिए, इस बार निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी को खड़ा करने जा रही है।
तो जी कहीं न कहीं ये पार्टी जो जनसुराज जो टिकट देने जा रही है, जिन-जिन लोगों को टिकट देने जा रही है, तो वो तो इलाके के ऊपर डिपेंड होता है कि ज्यादातर किस तरीके के लोगों को टिकट दी जा रहा है, उनका छवि कैसा है। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो एक नारा है कि एक स्वच्छ छवि को टिकट देंगे, स्वच्छ जी सरकार जी जी। देंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब सारी बातों को लेकर के है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है जनसुराज की ओर से कि कटिहार लेकिन सदर अभी जो सीट जो को आप कह रहे हैं कि साफ छवि को टिकट देंगे, अभी जो 51 लिस्ट उन्होंने 51 लोगों की जो लिस्ट जारी की है उसमें तो गणितज्ञ दिख रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी दिख रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था और दावा भी किया था कि सबसे पहले लिस्ट जारी करेंगे, उन्होंने कर भी दिया। तो ये मान के चला जाए कि वो जो कह रहे हैं वो एक फिल्म थी कि जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, वो वाली बात है प्रशांत किशोर में। नहीं, प्रशांत किशोर में की पार्टी जो जनसुराज है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, इसको इसमें कहीं कोई झुठला भी नहीं सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में 90 से 95% स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट दिया जाएगा। 5-10% तो ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी में कूदे हैं। तो प्रशांत किशोर आखिर उन्हें भी खुश करना चाहते होंगे निश्चित तौर पे कि चूंकि पार्टी तो बहुत तरीके से चलती है। पार्टी में हर तरीके के लोगों की जब तक आवाजाही नहीं होगी तब तक पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी में धन्ना सेठ की भी आवश्यकता पड़ती है। पार्टी में बाहुबलियों की आवश्यकता पड़ती है। बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां बिना जी, धन्ना सेठ और बिना बाहुबलियों की यहाँ राजनीति करना नहीं चलती असंभव है। है। ऐसे में और जनसुराज जाति में समीकरण एक लगभग मेरा उसमें अपना अलग फैक्टर होता है। हाँ, मेरा अपना मानना है कि 90% फिर भी जनसुराज में अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा। 10% तो मान के चलिए सभी पार्टी में ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो भी चुनाव होगा, लड़ने के लिए ये पैसा भी तो तो क्लियर चाहिए, है कि बाहुबल भी तो चाहिए। जनसुराज जनसुराज इस बार किसी न किसी के स्वराज को बिगाड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, जैसे जनसुराज के बारे में कहा जाता है प्रशांत किशोर की बी टीम है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से डॉक्टर गाजी शरीफ का नाम आ रहा है, तो अगर डॉक्टर गाजी शरीफ, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर किसी बनिए को यहां से चुनाव लड़वाते हैं तो मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से प्रशांत किशोर बी टीम नहीं होंगे भाजपा के। लेकिन अगर वो किसी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दे रहे, जैसा कि नाम डॉक्टर गाजी शरीफ का रहा है, तो नहीं, आपको नहीं लगता अब ये कि ये बी कहना टीम है? अब इसमें अब इस बात में कहीं कोई दम नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा बीजेपी की लंगोट खोली है। अगर आप देखेंगे अच्छा। तो दिलीप जायसवाल हो गया, संजय जायसवाल हो गया, सम्राट चौधरी हो गया, मंगल पांडे हो गए, ऐसे कई बड़े नेता बीजेपी के थे जिनका इन्होंने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रखा है। तो अब ये कहना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये नहीं होगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब तो ये लेकिन ये चर्चा भी हो तो रही हो है कि सकता है प्रशांत कि किशोर बीजेपी जो के है लोग ही आरजेडी ऐसे की बी लोगों टीम के है। नेताओं। नहीं नहीं, नहीं, तो ये भी अब तो तो हो सकता बाजार में है यह कि भी चर्चा भाजपा है के कि वो कुछ। आरजेडी की बी टीम है। नहीं, तो कुछ ये भी तो हो सकता है कि कुछ बीजेपी के ही लोग चाह रहे हों कि प्रशांत किशोर के पुश कर रहे हो कि भैया इन लोगों की मोनोपोली ज्यादा हो गई है, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, इनको डैमेज करो, तब जाके कहीं हम स्टैंड कर पाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी आदमी, चूंकि चूंकि देखिए कोई भी पार्टी क्योंकि जो है, आरके चूंकि सिंह का भी बीजेपी छोटी बयान आ रहा पार्टी है, नहीं है। फिर उधर नहीं आप नहीं, देखें अश्विनी चौबे का भी बीजेपी बयान आया, उसमें उन्होंने बीजेपी पूरी तरह से। बीजेपी कोई छोटी पार्टी नहीं है। बीजेपी एक जी राष्ट्रीय पार्टी है। और जी जी। बीजेपी कम से कम इस तरह की राजनीति कभी नहीं करती है। अगर इस तरीके की राजनीति करना रहता तो मध्य प्रदेश जी में राजनीति होती, राजस्थान में राजनीति होती, छत्तीसगढ़ में राजनीति होती। तो बीजेपी अपने ही लोगों का मतलब कि कच्चा चिट्ठा खुलवा करके अगर इस तरह की बीजेपी की राजनीति, जहां तक मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी जो 30 साल की पत्रकारिता की समझ है, तो कोई भी पार्टी अपना ये, चूंकि खासकर चुनाव के समय में अपने ही पार्टी का ये नहीं। अगर ऐसा रहता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, सम्राट चौधरी को या मंगल पांडे को या संजय जायसवाल को हटाने में कितना समय लगेगा? 1 कितना मिनट समय नहीं लगेगा? लगेगा। जब जब वसुंधरा राजे को, जब रमन सिंह को, जब रविशंकर प्रसाद। शिवराज सिंह चौहान को हटाने में 1 मिनट नहीं लगा, तो ये इनको हटाने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय बीजेपी लगेगा, बिल्कुल। कभी इस तरह की राजनीति नहीं करेगी कि वो अपने ही पार्टी के लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलवावे प्रशांत किशोर के जरिए। ये कभी नहीं, खास करके चुनाव के समय, क्योंकि नुकसान तो बीजेपी का होगा इससे। बीजेपी को होगा, बिल्कुल। तो आरजेडी की अगर हम बात करें, अब आरजेडी पे शिफ्ट होते हैं, तो जैसा आप बता रहे हैं कि बनिया समाज से किसी को ढूंढ रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि रामप्रकाश महतो का पत्ता साफ है इस बार।
देखिए, रामप्रकाश महतो के विषय में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी रामप्रकाश महतो महत्वपूर्ण भूमिका में है। ऐसा नहीं है कि रामप्रकाश जी का पत्ता कट गया है। अभी भी पूर्व रामप्रकाश में महतो मंत्री की भी रह चुके दावेदारी हैं बड़ी सशक्त है। राबड़ी के शासनकाल में। जी सशक्त जी। अभी भी सशक्त है, क्योंकि बनिया समाज से आते हैं रामप्रकाश महतो जी, सूरी समाज से आते हैं, तो उनकी दावेदारी सशक्त है, उनको कोई झुठला भी नहीं सकता है। और अभी और चूंकि उनकी पकड़ मुस्लिमों में भी अच्छी खासी है। मेयर उषा देवी अग्रवाल का कुछ क्लियर नहीं है, समरेंद्र कुणाल है, अभी लाखों यादव हैं, आशु पांडे हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो आरजेडी के जो लोकल नेता हैं, तो वो लगे हुए हैं टिकट की तो दावेदारी में। अब देखिए, तारकिशोर जी के अगेंस्ट में आपके नजरिए से आपकी क्या विश्लेषण है? आप किसे मानेंगे बड़ा दावेदार? उषा देवी अग्रवाल अगर आती हैं, या राम प्रकाश महतो, या समरेंद्र कुणाल जो नाम ले रहे हैं आप? देखिए, तारकिशोर जी के लिए इस बार तो थोड़ी मुश्किल घड़ी तो है। बहुत आसान भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 बार होता क्या है कि आप मान के चलिए कि 20 साल से हैं। आप अगर एक क्लियर सी बात समझ लीजिए कि अगर आप 20 साल से हैं, तो लोगों जी की कई महत्वाकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, वो थोड़ी सभी एंटी के इनकम्बेंसी महत्वाकांक्षा हो पे तो आप जाती है। खड़ा नहीं उतर सकते हैं, ठीक है। जी जी लोगों जी की बहुत जी सारी उम्मीदें थी। अब लोगों की उम्मीदें तो यहाँ तक रहती है कि मेरे घर से लेकर के मेरे पड़ोसी के घर तक पुल बन जाए, ठीक है। तो ये तो जी कोई जी नेता पूरा जी। कर नहीं सकता है। तो योजनाएं जितनी होती है, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा काम भी अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं, इसको नकार देंगे। काम अच्छा हुआ है, काम जी इन्होंने अच्छा किया है, पब्लिक से मिलते जुलते थे, और डिप्टी सीएम रहते हुए भी कटिहार में ज्यादा समय बिताते थे। थोड़ी महत्वाकांक्षाएं रहती है, थोड़ा नाराजगी रहता है। अब सदर उस अस्पताल नाराजगी जैसे को कामों का और हाईवे वगैरह हाँ, जो लेकिन बने हैं, इतना बहुत अच्छा आसान भी काम नहीं है हुआ है, जैसा कि हाँ, लेकिन तारकिशोर प्रसाद के लिए राह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन यह है कि तारकिशोर प्रसाद की भूमिका मजबूत रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आपने जो तमाम बातें सीमांचल को लेकर कही, तो ये कहना एकदम अनुचित होगा कि ये जो चुनाव है इस बार, वो बहुत सरल नहीं होने वाला है। बहुत टफ कंपटीशन होगा। जैसे हमेशा इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखा जाता है कि टफ कंपटीशन होता है, दोनों ही टीमों पर प्रेशर रहता है, तो ये प्रेशर एनडीए और इंडिया दोनों पर रहने वाला है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले रिजल्ट्स में क्या निकल कर आता है। फिलहाल तो सभी को इंतजार है एनडीए और इंडिया के दोनों ही सीटों के बंटवारे को लेकर, और कौन से उम्मीदवार को कौन सी सीट से चुनाव लड़वाया जाता है। एक बार फिर से मुकेश चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे कटिहार से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।